गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र बैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना ऑनलाइन इस मंच पर। तो एक बार फटाफट से जो भी प्यारा सा बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से हैं, सब कुछ सही चल रहा है। देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। भाई एक बार फटाफट से जुड़े सारे का सारा बच्चा, जो भी बच्चा लाइव आ चुका है एक बार फटाफट से जुड़े और कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सारी चीजें प्रॉपर वे से आ रही हैं। ठीक है, कविता, कोमल, श्वेता, दीविका, रमन, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। तो हेलो मंजीत, हेलो भाई मनीषा, हेलो सर। उधर हिंदी की चल रही है सर, हिस्ट्री सीईटी में भी आती है। सोहन लाल बिल्कुल आती है भाई सर। लाइव क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। हिमांशु राम राम जी, बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हो सर। हाँ, अभी फेस्टिवल पे ऑफ था भाई, वैसे आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। कौन कौन सी लगाएं सर क्लास। सारी की सारी क्लास लगानी जरूरी है भाई। अब आप देख लीजिए, अगर दो क्लास एक टाइम पे चल रही है, अपना टाइम ये फिक्स है 4:15 का, ठीक है। लेकिन हो सकता है कल को इसको चेंज करवा लें, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ओके है सर जी, सही चल रहा है सर, सही चल रहा है। तो चलिए अब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और एक बार मेरे को बता दीजिए लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में चर्चा की थी, हम क्या पढ़ रहे थे। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए भाई, लास्ट क्लास में हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। राम राम गुरुजी, राम राम, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। ठीक है भाई, तो इजाजत है आप लोगों की, तो सेशन को स्टार्ट करें, आगे बढ़ाएं। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे भाई। चलिए, तो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार मेरे को ये बता दीजिए, जहां तक मेरे को ध्यान में, हमने स्टार्ट की थी बाबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था भाई हमने हमने बात की थी बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके थे, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए भाई कि बाबर के बारे में हम सर क्या क्या पढ़ चुके थे। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं सारे के सारे बच्चे। 1526 से लेकर 1523 तक का इसका क्या रहता है भाई, टाइम पीरियड रहता है। किसकी बात करेंगे हम, बाबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे बाबर की। ठीक है, तो करें स्टार्ट। हाँ, बाबर के बारे में कहां तक पढ़ चुके थे एक बार ये बता दीजिए भाई। ठीक है, चलिए आज फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं बेटा, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं आपको। बादशाह की उपाधि दान कर ली थी, ठीक है। चलिए अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम चर्चा करें भाई किसके बारे में, बाबर के बारे में। आपको पता है बाबर ने 1504 के अंदर काबुल और कंधार पे अधिकार कर लिया था। यहां तक हम कवर कर चुके हैं। 1504 में बाबर के द्वारा काबुल और कंधार पर अधिकार किया गया भाई। ठीक है, अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर आपको पता है 1507 के अंदर बाबर ने बादशाह की उपाधि दान कर ली भाई। क्या किया था, बादशाह की उपाधि दान की थी भाई। बादशाह की उपाधि धारण की। क्लियर है बातें यहां तक। अब हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। बादशाह की उपाधि दान कर चुका है, तो इसकी बात करें हम, इसकी हम चर्चा करें। अब 1508 में जन्म हो गया भाई किसका, 1508 में जन्म हो जाता है किसका, 1508 में जन्म होता है हुमायूं का। किसका जन्म होता है भाई, हुमायूं का। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। क्या अर्थ है, हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। लेकिन हालांकि अपने जीवन का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ये था, ठीक है।
तो भाग्यशाली अपने इसका हुमायूं का अर्थ है। और जैसे ही इसका जन्म होता है तो बाबर ने सोचा कि भाई अब देख मेरे पुत्र का भी जन्म हो गया, तो ये तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली व्यक्ति रहा, ये तो मेरे लिए भाग्यशाली साबित होगा। तो इसको भाग्यशाली मान के अकबर क्या करता है, बाबर क्या करता है, बाबर अब उन जगहों पर जाएगा जहां से वो निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। हरियाणा सीईटी में कम से कम 70 नंबर चाहिए भाई, ठीक है, 70 नंबर चाहिए कम से कम। तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपने पुत्र को भाग्यशाली मानकर इसने फैसला किया कि अब मैं मेरी प्राचीन जो पैतृक रियासतें हैं उन पे अधिकार करूंगा, जैसे बुखारा। किसकी बात की भाई इसने, बुखारा की बात की। समरकंद की इसने बात की भाई, इसने ताशकंद की बात की, कहां की बात की भाई इसने, ताशकंद की बात की, इसने बात की फरगना की। तो 4 महत्वपूर्ण रियासतें, बुखारा, समरकंद और ताशकंद और फरगना, इसकी हम बात करें, इसकी चर्चा करें। इसने फैसला कर लिया भाई ये अपनी प्राचीन रियासतें थी, अब कुछ भी हो जाए इन पे क्या करेंगे, हम इन पे हर हालत में अधिकार करके रहेंगे। अपने पुत्र को भाग्यशाली मानकर ये क्या करता है, इसके लिए काम करना शुरू कर देता है। इन पे अधिकार करने के लिए क्या करेगा ये बंदा, आगे बढ़ेगा। तो अब हम इसकी बात करेंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे, बंदा आगे जाएगा। अब आगे बढ़ाई जाए, चीजों को आगे लेके हम जब चलेंगे, ठीक है तो आगे बढ़ने के लिए तैयार है बंदा। अब जाएगा यहां पे क्या, 1508 से लेकर 1512 तक क्या करेगा बाबर, यहां पे कोशिश करेगा कि अपनी जो पैतृक एरिया था, हमारी पैतृक जगह थी, उस पे क्या कर ले हम दोबारा से अधिकार कर लें। तो अधिकार करना चाहता है। तो कहा जाता है कि बाबर ना तो यहां पे जीता और ना ही बाबर यहां पे, ठीक है, बाबर ना तो यहां पे जीता और ना ही बाबर यहां पे हारा भाई। तो उसके बाद फिर हम बात करें, चर्चा करें, तो बाबर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाबर कर क्या रहा है भाई, कुछ बात नहीं बन रही है किसी भी तरीके से। अब बात नहीं बन रही है तो 1512 में क्या करता है बाबर, वापिस आ जाता है। अब बाबर वापिस आ गया और वापिस आके सोचा कि बाबर तू कर क्या रहा है यार, तेरे को करना क्या था, तेरे को करना था भारत पे अधिकार, लेकिन तू कहीं और ही चल रहा है यार, ये तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे को। तो बाबर को अब चीजें समझ में आई कि बाबर है ना कुछ नहीं रखा इन बातों में, तेरे को वापिस किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, तेरे को ध्यान देना चाहिए भारत की तरफ। तो अब बाबर जो ध्यान देगा पूरी तरीके से, वो ध्यान देगा किसकी तरफ, वो ध्यान देगा भाई भारत की तरफ। अब 7 वर्ष की आयु में इसने सपना तो देखा था, अब सपने को तो पूरा करेगा ये बंदा, तो ये उनकी तरफ ध्यान देगा भाई। तो उसकी तरफ ये बंदा बढ़ता है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं एक बार क्लास देख लेता हूँ फोन में से ही, सब कुछ ओके चल रहा है क्या। मेरे हिसाब से सब कुछ ओके चल रहा है ना, आपके हिसाब से भी ओके चल रहा होगा। तो ये काम यहाँ पे किया गया किसके द्वारा भाई, ये काम किया गया यहाँ पे बाबर के द्वारा। क्लियर होगी बातें यहाँ तक। अब हम बात करें, अभी शुरू हुई है भाई, एक सेकंड भाई, क्लास थोड़ी सी हिल रही है क्या। तो अब ये बाबर क्या सोचेगा, अब इसने स्टार्टिंग यही से है क्या सर, हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं से है भाई, यही पहला पॉइंट अपना। चलिए अब देखो यहां से, तो अब क्या करेगा बाबर, फैसला करेगा जी बाबर अब तेरे को जो तेरा सपना था ना वही पूरा करना है। अब चलते हैं, चलो कहां पे चलेंगे, अब चलेंगे भारत की तरफ। और बाबर अब क्या करेगा, भारत पे अधिकार कर अटैक करेगा भाई। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर का, भारत पे पहला हमला कब हुआ था, भारत का बाबर पे पहला हमला कब हुआ था, इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे।
तो इसका भारत पे पहला जो अटैक था वो था 1519 का। तो बात करेंगे हम बाबर का भारत पर पहला हमला। बाबर का भारत पे अटैक की बात अगर की जाए, इसकी अगर हम क्या करें भाई, इसकी करें चर्चा। तो सबसे पहले ये आक्रमण कहां पे करता है, तो बाबर सबसे पहले अटैक करता है 1519 के अंदर। और इसके अटैक की बात की जाए, ये कहां पे करेगा, ये करेगा यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। यूसुफ जाई जाति के खिलाफ क्या करता है बाबर, भारत में पहली बार अटैक करता है भाई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बाबर का भारत पे पहला आक्रमण कब था, 1519 में। किसके खिलाफ था, यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था भाई। किसके खिलाफ था, यूसुफ जाई जाति के खिलाफ भारत में बाबर का पहला हमला था। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें। मंजीत बेटा 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें, चर्चा करें, तो यूसुफ जाई जाति के खिलाफ इसने अभियान किया, यहाँ पे भारी लूटपाट की। और यूसुफ जाई जो सरदार हुआ करता था, इसकी लड़की से बाबर ने यहाँ पे क्या किया था, शादी करने का काम किया था। ठीक है भाई, इस पे इनकी लड़की से क्या कर ली थी इन्होंने, शादी कर ली थी भाई। उसके बाद ये बंदा आगे बढ़ेगा, बाजोर और बेरा पर क्या करेगा, अटैक करेगा भाई। उसके बाद ये बंदा किसकी तरफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और बाजोर और बेरा पर क्या करेगा जी, अटैक करने का काम ये करेगा। तो इसकी बात की जाए, चर्चा की जाए, तो उसके बाद कहां पे अटैक किया इसने, बाजोर और बेरा पर अटैक, बेरा पर अटैक में, कहां पे, बाजोर और बेरा पे अटैक कर देता है। कब की बात है, 1519 की ही बात है भाई। अब यहां पे अटैक किया और इनसे भारी लूटपाट की, धन दौलत यहां से लूटा और इनके साथ मार पिटाई की और इनको बोला कि भाई बताओ भारत का सेंटर पॉइंट कहां पे है। तो किसी ने कुछ नहीं बताया इसको कि भारत का सेंटर पॉइंट कहां पे है, कैसे है, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। और यहां से बाबर को क्या करना पड़ता है, वापिस चला गया। अब ये वापिस लौट गया, उसके बाद ही बाबर क्या करता है भाई, अटैक करता है सियालकोट पर। ठीक है, कहां पर, सियालकोट पर अटैक करता है भाई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बाबर ने सियालकोट पर अटैक कब किया, तो आप कहोगे सर सियालकोट पर जो बाबर ने अटैक किया था वो किया था 1519 के अंदर भाई। इस पे अटैक करने का काम किया और आपसे पूछ लिया जाए अटैक कब किया था, तो ये 1519 के अंदर सियालकोट पर क्या किया था भाई, इसने अधिकार करने का काम किया था। अटैक करने का काम यहाँ पे किया था। ठीक है, यहीं पर एक जगह है सियालकोट में ही, सैयदपुर। कौन सी जगह है, सैयदपुर। सैयदपुर पर, सैयदपुर में बात करें हम, बाबर का जमकर विरोध हुआ भाई। क्या हुआ, बाबर का जमकर विरोध किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बाबर का जमकर विरोध कहां पे हुआ, वो भी जनता के द्वारा। किसके द्वारा, जनता के द्वारा। सियालकोट अभियान के दौरान सैयदपुर पे, कहां पे, सियालकोट अभियान के दौरान सैयदपुर जो जगह है, यहां पर बाबर का क्या होता है भाई, जमकर विरोध किया जाता है। किसके द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है। और बदले में बाबर फिर क्या कर लेता है, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम चर्चा करें भाई, चीजों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अब लेकर और चलते हैं यहां से, और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। यहीं पर बाबर क्या करता है भाई, यहीं पर बाबर सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी, प्रथम गुरु नानक देव जी, नानक देव जी को बंदी
बना लेता है। ठीक है, क्योंकि स्थानीय लोगों की सैयदपुर के अंदर इसने भी सहयोग किया था, ये भी लड़ता है भाई बाबर के खिलाफ, तो बाबर क्या कर देता है, इसको बंदी बना लेता है। लेकिन कहा जाता है कि गुरु जो नानक देव था ना, इससे बाबर इसके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि बाद में क्या करता है, गुरु नानक देव को सियालकोट के अंदर से क्या कर देता है, ये रिहा कर देता है। क्या कर देता है भाई, ये रिहा करने का काम करता है। किसको रिहा कर देता है, गुरु नानक देव जी को क्या कर देता है, रिहा कर देता है जी। किस दौरान, इसी अभियान के बाद जब इसको गिरफ्तार किया गया तो क्या कर देता है, रिहा कर देता है। क्लियर हुई बातें। उसके बाद फिर हम बात करेंगे तो यूसुफ जाई जाती, बाजोर बेरा पे अटैक कर लिया, सियालकोट पर अटैक कर लिया भाई। ठीक है, और उसके बाद अब बंदा ये आएगा किसकी तरफ, ये आएगा पंजाब की तरफ। अब कहां पे अटैक करेगा ये, अब ये अटैक करेगा भाई पंजाब पर। कहां पर होगा, पंजाब पर अटैक किया जाएगा बाबर के द्वारा। कहां पे अटैक किया जाएगा, पंजाब पे जी। कब की बात है, 1524 से 1525 भाई। तो क्या करता है ये, अटैक करने का काम करता है। कहां पर, पंजाब पर। और पंजाब में दो व्यक्ति थे। कौन कौन से दो व्यक्ति थे पंजाब में, आपको अच्छे से पता है। एक तो दौलत खां था भाई, और एक कौन था, एक था अहमद खां। दौलत खां और अहमद खां हुआ करते थे उस समय। तो इन पे क्या करता है भाई, ये अटैक करने का काम करता है। इसकी बात करें, इसकी चर्चा करें तो पंजाब में भी ये क्या करता है, बंदा जीत जाता है। तो पंजाब में भी ये बंदा विजय को प्राप्त करता है भाई। तो अब इसकी बात करेंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में भी क्या होता है, ये बंदा जीत ही जाता है। और यहाँ पे दो व्यक्ति हुआ करते थे पंजाब के अंदर। दो व्यक्ति कौन कौन से हुआ करते थे, एक आसफ खां लोधी और एक दौलत खां लोधी। दो व्यक्ति है यहाँ पे। एक का नाम क्या है, आसफ खां लोधी, आसफ खां लोधी। और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है दौलत खां लोधी। तो आसफ खां लोधी और दौलत खां लोधी की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें तो इन दोनों व्यक्तियों को पराजित करता है। और यहां पे पंजाब से भी बारी क्या करता है, धन दौलत ये लूट लेता है। क्या करता है ये, भारी धन दौलत यहां से लूटने का काम ये करता है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब हुआ क्या, बाबर भारत में आ रहा है क्या करने के लिए, भारत पे अधिकार करने के लिए। लेकिन एक समस्या ये पैदा हो रखी है कि बाबर को बेचारे को ये नहीं पता कि यार तू अधिकार तो कर लेगा, लेकिन करेगा कहां से, भारत का सेंटर पॉइंट कहां पे है, कुछ नहीं पता इस बारे में। तो इस बारे में नहीं पता, फिर बाबर के बेचारा का टेंशन होगी, यार या तो गड़बड़ होगी यार, ऐसे थोड़ी बात बनती है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे वैसे। तो इसने काफी सारी बातें की, चर्चा की, तो परेशान सा हुआ बाबर। तो लेकिन वापिस जाएगा तो वापिस जाते वक्त मारपीट करेगा, लूटपाट करेगा, धन दौलत लूट के लेके जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे बाबर को लिए एक टिप्पणी हो गई, लोगों ने टिप्पणी करना स्टार्ट कर दिया। इतिहासकारों ने कहा कि ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, गुंडा है, ये सब नाम दे दिए किसको, बाबर को। तो आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाबर को क्या नाम दिया गया, चोर, डाकू, लुटेरा और गुंडा। ये सब नाम दिए गए किसके द्वारा, ये सब नाम दिए गए बाबर के द्वारा। क्लियर होगी बातें यहाँ तक। यहाँ तक अगर आप लोगों की बातें क्लियर हैं तो एक बार मेरे को फटाफट से बता दीजिए कि सर यहाँ तक तो अपना सब कुछ कवर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम भारत में करवाएंगे बाबर की एंट्री। भारत में बाबर की एंट्री कैसे होगी, इन दोनों व्यक्तियों की वजह से, आसफ खां और दौलत खां लोधी भाई। इन दोनों, ये दोनों क्या करेंगे, बाबर को बुलाएंगे। इन दोनों ने कहा, दोनों चाहते हैं भारत पे अधिकार करना, भारत पे अधिकार करना चाहते हैं दोनों, लेकिन दोनों की इतनी औकात नहीं है कि दोनों मिलकर भी इब्राहिम लोदी को पराजित कर सकें। नहीं बन रही जी बात, बिल्कुल ही औकात नहीं है इनकी बाबर की, उसके इब्राहिम लोदी के सामने। तो क्योंकि इस समय दिल्ली का राजा कौन है, इब्राहिम लोदी है, तो बात नहीं बन सकती भाई। तो इन्होंने विचार किया क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किससे सहायता प्राप्त की जाए। तो फिर इनको याद आई, इसने आसफ खान ने बोला
जो अपना ये आसफ खान लोधी है, इसने कहा कि भाई देख आप इनू कर लिया बाहर तक गुंडे गांडे बुलवा लिया और गुंडे बुलवा के इब्राहिम लोधी का तांगा सा तुड़वा दिया, इसकी हत्या करवा दिया गुंडा पे और फिर आप अधिकार कर लेंगे, आधा तेरा आधा मेरा। जैसे ही आसफ खान ने बात कही दौलत खान लोधी को, दौलत खान लोधी बोला बस भाई ये मेरा आगे बात ध्यान में अब करना की है। बोला क्या करना है? बोले तुम बेरो को नहीं के अपना आयो तो एक बंदा कितने गुंडे मारे है, वो कितने पैसे ले गया लूट के और धन दौलत ले गया, उससे बड़ा गुंडा मनने को लगता कोई है? बोला जी ये बात तो है, ठीक है। बोला ये बात तो है जी। बोला सही बात है। बोला भाई नू ही करना पड़ेगा, बोला कि मैं जुगाड़ करांगे, ठीक है। तो ये बात यहां पे कही गई, ये बातें यहां पे क्या की गई, चर्चित की गई। तो उसके बाद फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएं। तो इन्होंने क्या किया, इनविटेशन दे दिया भाई। इन्होंने क्या किया, इनविटेशन दे दिया जी। किसको इनविटेशन दे दिया इन्होंने इनविटेशन दिया बाबर को भाई, कि नुन्नू बाबर साहब दिल्ली को एक सुल्तान है और आप देख लो कि सिस्टम रचोगे, आप आ जाओ, आधा भारत आप रख लेना और आधा भारत क्या कर लेंगे, हम रख लेंगे, ठीक है। तो बाबर बोला ठीक है भाई आ जाऊंगा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबर ने हाँ कर दिया, आसफ खान और दौलत खान लोधी को, दोनों को हाँ कर दी। बोला जी मैं आ जाऊंगा, टेंशन ना लो। तो बात यहाँ पे हुई। लेकिन फिर बाबर ने सोचा यार तूने हाँ तो कर दी, एक बार पूछ तो ले जुगाड़ के है, कहीं तू जावे तेरा इब्राहिम लोधी तांगा सा तोड़ दे, उल्टा तेरा काम जचा दे वो, एक बार पता तो कर ले उसका सौदा के है, कितना तकड़ा है वो, कभी आप अटैक करा उस पर वो अपना ही गेम बजा दे। तो सोचा बाबर ने सही बात है भाई ये तो वापस इनके पास कॉल लगाई आसफ खान और दौलत खान लोधी के पास और बोला कि भाई साहब बात नू है, एक बार नू बता तू सिस्टम के है, उसका जुगाड़ के है। तो फिर यहाँ पे बोले भाई कुछ नहीं, बोला उस पर तो 1.25 लाख की सेना है। 1.25 लाख की सेना लेते ही बाबर डर गया। बोला भाई मैं को नहीं आऊ, मन न छोड़ तू, अपनी राम राम, अपनी बाय बाय, अपनी टाटा टाटा। बोला अपने बस की बात को नहीं जी, आपे को नहीं आवा बिल्कुल भी। बोला क्या तेरा? बोला मेरे दौर तो यार 12,000 की सेना है और वो भी आधी तगनी रोटियां में राख रखी है, उसके दौर 1.25 लाख की सेना यार, के मुकाबला है, अपनी टाले आपे नहीं आवा। तो आसफ खान और दौलत खान लोधी का तो दिल ही टूट गया भाई। मुश्किल से तो एक आशा की किरण जागी थी, बात को नहीं बनी, डिस्ट्रॉय होगी। फिर सोचा भाई ईब के करा। फिर इन दोनों व्यक्तियों को याद आई किसकी? राणा सांगा की। राणा सांगा की याद आई कि राणा सांगा तो पहले भी इब्राहिम लोधी को खतौली के युद्ध में 2 बार पराजित कर चुका है और अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर वापस फोन लगाया किसको? बाबर को। बाबर को बोले भाई एक जुगाड़ मिल गया, अगर वो बंदा तेरा साथ दे दे तो तामे दोनों मिलकर काम जचा दोगे इब्राहिम लोधी का। बाबर बोला भाई नंबर दे फटाफट, कौन है वो? तो परिचय दिया गया। बोला वो अपना राणा सांगा है, बोले चित्तौड़गढ़ का राजा। बोला गणे बुंडे मारे, बोला पहला 2 बार तो पिटा था इब्राहिम लोधी, तीसरी बार फिर बजाओगा, तो एक बार उससे बात कर ले। बाबर बोला ठीक है जी मैं बात कर लेता हूं उससे, टेंशन ना ले तू। तो बाबर ने फटाक से फोन लगाया राणा सांगा को। बोला भाई साहब नुन्नू तेरे चर्चे गणे सुने कि तू गणे बुंडे मारे हैं। बोला भाई आपे तो नू ही बजावा गेम। बोला अच्छा, बोला फिर नू कर ले एक काम, आपे इब्राहिम लोधी का गेम बजाना है, दोनों मिलकर देख लिया, आधा भारत तू ले लिया आधा भारत मैं ले लूंगा। राणा सांगा बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत को नहीं, आज ही तराजी करे जब देख लें दोनों मिलकर बजा देंगे। तो राणा सांगा हुआ खुश कि भाई आधा भारत मिल रहा है। 2 बियर चढ़ा के दरबार में पहुंचा, बड़ा खुश है। दरबार वालों ने पूछा कि महाराज क्या बात है, चल क्या रहा है, इतने खुश कैसे, और रिश्ता विस्ता हो गया क्या? राणा सांगा बोला भाई ऐसा कुछ को नहीं, नुन्नू बाबर को फोन आयो रात 8 बजे और बोला इब्राहिम लोधी का गेम बजाना है, आधा भारत तू ले लिया आधा भारत मैं ले लूंगा। तो दरबार वाले माथा बढ़ गए, बैठ गए सारे के सारे। राणा सांगा बोला अरे क्यों ही? बोला इतना खुशी का माहौल पे। बोला तामे नू कुकर मुजरा गए, बोला नू बुंडी सकल कुकर कर ली, उदास कुकर हो गए। तो राणा सांगा ने कहा, जैसे ही ये बात राणा सांगा ने कही कि महाराज तने तो खेडा कर दियो, तने तो सारा काम ही खराब कर दिया यार, जब पहले हम 2 बार उसको पराजित कर चुके हैं तो तीसरी बार अपने लिए पराजित करना कौन सी बड़ी बात है? तू बाबर को आधा भारत ले नहीं रहा, उसको आधा भारत दे रहा है। राणा सांगा तुमने कर दी बारी गलती, सुधार ले इसको, सुधारा जाए तो ये बात यहां पे क्या लगी भाई, जबरदस्त लगी कि यार यह बात तो सही है भाई,
पहला मैं 2 बार उसने पराजित कर दिया यार, तीसरी बार पराजित करना कौन सी बड़ी बात है। 2 बियर चढ़ाई थी, बेचारा ने उतर की सारी की सारी। राणा सांगा ने सोचा भाई गलती हो गई तो धोखा हो गया, लेकिन के कराम ला प्राण जाए पर वचन ना जाए। समझाया सभी ने, वो महाराज ये वचन वाचन बाढ़ में जाए, ऐसे वचनों को छोड़ दो, आप मना कर दो उसको। तो राणा सांगा बोला जी नहीं, मना नहीं करेंगे, उसको आने दो, वो इब्राहिम लोदी को देख लेगा या इब्राहिम लोदी उसको देख लेगा, जो बचेगा उसको हम देख लेंगे। बिला अपने तो दोनों ही दुश्मन है, दोनों ही मुसलमान है, बिला मरण दे ससुरा ने, बिला पे तो फिर देख लेंगे। तो ये बात सोच के क्या कर लिया भाई, बाबर ने साफ साफ मना कर दिया कि जी ठीक है। वो राणा सांगा कि हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, फैसला कर लिया। अब आगे सुनो होगा क्या। अब यहां पे भाई दोनों का पत्र व्यवहार हुआ और तारीख फिक्स हो गई कितनी, 21 अप्रैल 1526 की। भाई इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होगा भाई। कब, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, बात आ गई 12 अप्रैल 1526 की। 12 अप्रैल 1526 को बाबर क्या आ गया भाई, पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में कौन पहुंच गया, ये पहुंच गया भाई बाबर। वेट कर रहा है किसका, राणा सांगा का, कि राणा सांगा होगा तेरी सहायता करेगा, वेट करने लग रहा है। राणा सांगा तो आया को नहीं। 2 दिन के बाद कौन आ गया भाई, 14 अप्रैल 1526 को कौन आ लिया रे, इब्राहिम लोदी आ लिया भाई। कौन आ लिया भाई, ये आ लिया इब्राहिम लोदी। कहां पे, पानीपत के मैदान में। बाबर का होगी टेंशन कि भाई कौन सा है कौन नहीं आया, ना तो दौलत खान लोधी आया, ना आसफ खान लोधी आया, ना फलाना आया, ना राणा सांगा आया। भलाई मर गई, मारेगा, 1.25 लाख की सेना है। लेकिन बाबर के पास एक ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र कौन सा था बाबर के पास, बाबर के पास था तुगलम्मा युद्ध नीति। ठीक है, बाबर ने इस युद्ध में प्रयोग की क्या, तुगलम्मा युद्ध नीति। भाई क्या प्रयोग किया बाबर ने, तुगलम्मा युद्ध नीति प्रयोग की। फटाफट से बता दो भाई, सारे के सारे बालक बता देंगे। तुगलम्मा युद्ध नीति बाबर ने कड़े तक सीखी थी। तुगलम्मा युद्ध नीति बाबर ने कड़े तक सीखी थी। फटाफट से इसका आंसर दे देंगे भाई, फटाफट से बताओ तुगलम्मा युद्ध नीति बाबर ने कहां से सीखी थी। ये सीखी थी भाई उज्बेकों से, सोबनी खां से नहीं पढ़ा था। इसका मतलब क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो तुगलम्मा युद्ध नीति है क्या, इस तरीके से क्या किया गया भाई, खाई खोद दी गई यहां से ही। क्या खोद दी गई, यहां से खाइयां खोद दी गई भाई। यहां पे लगा दी गई तोप। बाबर ने किसका प्रयोग किया था इस युद्ध में, तोप का प्रयोग किया था बाबर ने, लगा दी भाई तोप। ठीक है, पूरे फिर कर दिए सैनिक खड़े, पहला बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, पहला बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, इस तरीके से पहले बड़ा सैनिक फिर छोटा सैनिक। सेना कितनी, 12,000। कितनी देश उसमें फैला दी, 3 दिशाओं में फैला दी भाई। इब्राहिम लोदी के पास कितनी, 1.25 लाख की सेना सिर्फ यहां पे खड़ी। इब्राहिम लोदी ने सोचा रहा के आदमी है, अपने दूरे बिला 1.25 लाख की सेना एक लाइन में खड़ी है, बिला इसकी सेना तो 3 लाइन में खड़ी है। बिला यो तो कि मैं बिला घणो ही खतरनाक सिस्टम पाओगा भाई। ठीक है, के पाओगा बोला घणो ही तगड़ो सिस्टम पाओगा, इसका तो गणीय सेना है। तो मनोबल तो वैसे ही डाउन हो गया कि इसकी तो सेना ही गणी है।
वर्षा सॉरी, किस लिए सॉरी बेटा? ठीक है, बताओ क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपने ऐसा क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया आपने, कौन सा क्राइम कर दिया आप जो सॉरी मांग रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी का मनोबल कम हो गया। यहाँ पे खाइयां खोद रखी हैं, युद्ध स्टार्ट हुआ, सैनिक आते इस खाई में गिर जाते। भाई इब्राहिम लोदी सोच रहे हैं यार सैनिक जा तो रहे हैं लेकिन अचानक से गायब हो रहे हैं, यार ये सीन क्या है, ये सीन कुछ समझ में नहीं आया, चल क्या रहा है? तो ये बात भी गड़बड़ हो गई भाई। तो इसमें भी इब्राहिम लोदी पजल हो गया कि जी चीजें चल क्या रही है। और दो व्यक्ति उस्ताद अली और मुस्तफा, दो बाबर के तोपची, बाबर तोप भी लेके आ रखा है, दोनों को ऑर्डर दे दिया भाई चला दो तोप के गोले। अब तोपों का प्रयोग यहां पे बाबर ने किया, तोप का प्रयोग बाबर के द्वारा यहां पे किया गया। गोला बारूद किसके बीच में जाके पड़ा? सेना के बीच में जाके पड़ा, हाथी घोड़ों के बीच में जाके पड़ा। इतनी तेज विस्फोटक आवाज कभी सुनी नहीं थी, आज तक कभी सुनी नहीं थी। तो हाथी घोड़ों में क्या होगी, भगदड़ मच गई और अपने ही सैनिक को क्या कर दिया था, रोंगना स्टार्ट कर दिया था, रोंद डाले अपने ही सैनिकों को। हाथी घोड़ों ने पांव नीचे कुरदरा डराट कर दिया और इस वजह से धीरे धीरे करके जो इब्राहिम लोदी था वो क्या हो जाता है, हार जाता है और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन बनेगा, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल पर मारा गया, जो युद्ध स्थल पर मारा गया भाई, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल पर मारा गया वो कौन था भाई? वो था इब्राहिम लोदी। कौन था भाई? वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें, लेट मत हुआ करो भाई, इनका यू ही सिस्टम है भाई प्रवीण, इनका ये क्या कहते हैं उसको, स्वैग है इनका ये। अब हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध, सबसे पहला क्वेश्चन किस किस के बीच हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। कौन हार गया? बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध स्थल पर मारा गया। बाबर ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया। तोपों का प्रयोग किया। उस्ताद और मुस्तफा दो क्या हुआ करते थे? तोपची हुआ करते थे बाबर के। ठीक है, लिख लीजिए भाई उस्ताद और मुस्तफा। तो उस्ताद व मुस्तफा दो तोपची हुआ करते थे। ठीक है, अब बाबर देखो क्या करेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कब चली है क्लास? 4:20 पे चली थी बेटा। तो अब बात करें यहाँ पे, अब चर्चा करें। अब देखो गेम कैसे पलटी। बाबर वो किसने बुलाया? आसफ खान ने, दौलत खां लोदी ने, राणा सांगा ने। आसफ खां दौलत खां लोदी का इतना रोल नहीं था जब राणा सांगा से बात हो गई थी, क्योंकि वही पावरफुल योद्धा था, वही सहयोग कर सकता था। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब किसी ने साथ नहीं दिया तो अब बाबर क्या करेगा? अब बाबर क्या करेगा? बाबर बोला भाई अब लूंगा बदला, अब देखूंगा सबको। तो अब बाबर बदला लेगा और पराजित करेगा, हत्या करेगा। किसकी? बाबर हत्या करेगा अब राणा सांगा की, यही दौलत खां लोदी की। ठीक है, इन सब का गेम बजाएगा और सबसे पहले काम किसका जाएगा? राणा सांगा का। सर जी आपके क्लास में तो इंटरेस्ट के साथ साथ याद भी हो रहा है। ऐसा ही होगा बेटा, टेंशन ना लो, इंजॉय करो क्लास को बस। तो यहाँ पे हम बात करें, चर्चा करें
अब क्या होगा भाई, अब नंबर लगेगा किसका, अब नंबर लगेगा राणा सांगा का। बाबर क्या कर जाता है भाई 1526 में हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है और फैसला कर लिया कि विश्वासघातियों को देखूंगा। और विश्वासघातियों की बात करें तो सबसे बड़ा विश्वासघात किसने किया था, राणा सांगा ने। तो अब नंबर लगेगा राणा सांगा का। तो बात है फरवरी 1527 की, फरवरी 1527 युद्ध होगा कौन सा, बयाना का युद्ध भाई। कौन सा युद्ध होगा, बयाना का। कौन सा युद्ध होगा भाई, अब होगा बयाना का युद्ध भाई। मजा आ गया सर हिस्ट्री भर के, ठीक है। तो बयाना का युद्ध होता है किस किस के बीच होता है भाई, फटाफट से बताओ। तो बयाना का युद्ध होगा, एक तरफ तो कौन है, राणा सांगा है भाई। एक तरफ कौन है, राणा सांगा है। और दूसरी तरफ कौन है भाई, दूसरी तरफ की हम बात करें तो दूसरी तरफ है आपका बाबर की सेना। दूसरी तरफ कौन है, बाबर की सेना। ये चीज ध्यान से देखना थोड़ी सी। बाबर जैसे ही इब्राहिम लोदी को पराजित करता है ना, बाबर को आ गया घमंड। बाबर को क्या आ गया भाई, घमंड आ गया जमा तकड़ा कि यार तेरते तकड़ा को है ही को नहीं, सिस्टम ही को नहीं मिला तेरते तकड़ा तो किसी का, घमंड आ गया। तो राणा सांगा खोल के मिले गया बोला, तो तू राणा सांगा ने बोला लपेट देगा मिनटा में, बोला छोड़ ही को नहीं। तो अपनी सेना को भेज दिया कि जाओ रे बोला, राणा सांगा ने सबक सिखा के उसकी बंदी बना के मार पीट के मेरे धोरे लेके आओ। ठीक है, तो ये करके सेना को भेज दिया। और यहां पे बाबर की सेना क्या होगी, बहुत बुरी तरीके से हार गई भाई, बहुत बुरी तरीके से हार गई। बिल्कुल भगा भगा के तोड़ा, यहां से सेना क्या हो गई भाई, रफ और चक्कर हो गई। ठीक है, मनबीर 100% करवाऊंगा बेटा, टेंशन ना ले। ठीक है, 100% करवाऊंगा, वो मेरा काम है। फेस्टिवल पे ही तो क्लास नहीं ली यार मैंने, तो बाकी तो डेली क्लास ले ही रहा हूं। ठीक है, तो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना क्या हो जाती है, हार जाती है। मार्च 1527 फिर युद्ध होता है एक भाई, बाबर के लिए या मुगल काल का सबसे बड़ा और निर्णायक युद्ध। कौन सा भाई, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, अब होगा खानवा का युद्ध। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ भाई। खानवा का युद्ध बताओ भाई, फटाफट से बता दो। निर्णायक युद्ध था, कौन बताएगा सबसे पहले, बच्चे का आंसर देखते हैं। खानवा का युद्ध सबसे पहले, इसका आंसर कौन देने का प्रयत्न करेगा। तो ये किस किस के बीच हुआ, एक तरफ तो है बाबर भाई और दूसरी तरफ कौन है, राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। क्लियर हुई बातें। यहां पे अब क्या हुआ, बाबर पहुंच गया अपनी सेना लेके। बाबर ने सोचा तू तो राणा सांगा ने जमा हल्का में ले गया, बोले चल खुद चलांगे, तोप ताप लेके पहुंच गया। और सेना को बोला जी चलो युद्ध करते हैं। सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। बाबर की सेना बोली महाराज मामे युद्ध को नहीं करा, इसका गला है, घना खतरनाक आदमी है ये, तो गणे बुंडे मारे है। युद्ध जब अपनी तलवार ठावे नहीं, नुई को नहीं देखदा, कड़े तक काटना है, कड़े तक नहीं छोड़ना, बोला जी जमा चितरे चितरे उड़ा दे। तो बाबर बोला रहे कोई बात को नहीं, मैं आ गया था, मैं युद्ध करो। तो सेना बोली महाराज देख आप युद्ध को नहीं कर दे, सब झूठी बात, आपने लागे है डर। तो बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया खानवा के युद्ध में। बाबर के कह रहा, बाबर क्या होगी टेंशन। बाबर ने यहां पे नारा दिया, कौन सा, जिहाद का नारा। जिहाद का नारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, खानवा के युद्ध में मार्च 1527 में। एक राजनीतिक युद्ध को धार्मिक युद्ध बना दिया। बोला बाबर कि ये सामने जिहादी हैं, बोला अपना धर्म ने नुकसान पहुंचाओ, बोला देख लो इनका मारो कुटो, इनकी पिटो, बोला छेतो बूंडी डाल। तो सेना बोली महाराज
जिंदे बसते रवांगे जदे तो धर्म की बारा में सोचांगे। बोला जी मामे युद्ध को नहीं करा जी, धर्म देख लेंगे फिर बाद में जीवांगे तो धर्म न संभालांगे। तो बात यह भी को नहीं बनी, सेना ने साफ साफ मना कर दिया। बाबर को होगी टेंशन, यार मानने को नहीं। तो अब क्या किया यहां पे, इसकी हम बात करें, इसकी चर्चा करें, तो बाबर फिर बोला कि भाई अगर अपना युद्ध तामे युद्ध करोगे तो तमगा कर माफ कर देंगे। तमगा कर या फिर सीमा शुल्क जो व्यापारी वगैरह देता है, कि सीमा शुल्क क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। अब सैनिक बोले सारे के सारे, भला महाराज जिंदे बसते रही ना तो तमगा कर भी दे देंगे, पर युद्ध को नहीं करा, गणे बुंडे मारा जी, जम्मा डर लग गया साची में। बोला मामे को नहीं युद्ध लड़ा। बोला ठीक है भाई। फिर क्या किया बाबर ने, फिर अगला काम बोला भाई जकात कर भी माफ कर दिया था। रहे जकात कर कौन देता है, सच्चा मुसलमान देता है। फिर सेना बोली महाराज अगर जीवांगे नहीं बसांगे जिंदे रहे तो जकात कर भी दे देंगे, पर युद्ध को नहीं करा। बात नहीं बनी भाई, सारे रिंडोरे पीट लिए बाबर ने। फिर बाबर ने लास्ट ब्रह्मास्त्र चलाया। बोला जे आपे उरे जीत गए, बोला तारी सारे की शादी करवा दूंगा भाई। और बोला हमने जो राजपूत मिला उठू लियो, ठीक है उठा लियो। बोला जितनी ब्याह भी हुआ आपने तो आपने करवाना हो, जो पसंद आवे नहीं तारे कर लियो उसके लिए ब्याह। अब सेना ने सोचा यार जान बच गई ना तो शादी तो हो जाएगी, सेना होगी राजी। सेना राजी होगी तो पीछे तो एक सैनिक बोला महाराज यह बात आप पित्ते कहते तो नहीं बोल रहे, कड़ा बन बेरा तेने चढ़ा रखी, आज चढ़ा के बोल दे यह बात। तो बाबर बोला लै भाई आज से शराब भी बंद। बोला कति होशो आवास में यह बात बोलूं। अब राणा सांगा देखने लग रहा भाई सारी चीजों के एक सिस्टम बांध रहा है। तो इधर राणा सांगा भी एक नारा देता है, और वो नारा कौन सा है, वो नारा है पाती परवान का नारा। कौन सा नारा है, पाती परवान का नारा। कौन सा नारा दिया भाई, पाती परवान का नारा दिया। जकात कर देता है मुसलमान, पाती परवान, इसका मतलब है कि सारे के सारे हिंदुस्तान के राजा एक छत्तर के नीचे आ जाओ, एक छत्तर के नीचे आके इन मुसलमानों का गेम बजावांगे, इन सारे ने तोड़ांगे, बूंदे डाल देते हैं निकालांगे। लेकिन तब न बेरा है आप इसे काम करा को नहीं, तो इसके नीचे को नहीं आवा। तो अब युद्ध स्टार्ट हो गया, और युद्ध में क्या हो जाता है, राणा सांगा घायल हो जाता है भाई। युद्ध में क्या हो जाता है, राणा सांगा घायल हो जाता है जी। इसकी हम बात करें, राणा सांगा घायल हो गया, इसके ही सैनिक युद्ध स्थल से बाहर उठा ले गए भाई। और जैसे इसको थोड़ी दूर जाके ने होश आया, होश आते ही राणा सांगा बोला भाई वापिस चलो, आप युद्ध करांगे सारे के सारे मिलके। तो राणा सांगा के सैनिकों ने सोचा यार वापिस जाएंगे तो महाराज तो मारा जाएगा, ठीक है तो ये तो मारा जाएगा, बात यहां पे गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या किया, राणा सांगा के सैनिकों ने ही राणा सांगा को क्या कर दिया था, जहर दे दिया था भाई। किसके द्वारा जहर दिया गया, सैनिकों के द्वारा जहर दिया गया। सैनिक नहीं चाहते थे कि भाई मारा मालिक किसी मुसलमान के हाथों मारा जाए, इस वजह से क्या कर दिया गया, जहर देने का काम किया था। किसको, राणा सांगा को। राणा सांगा की क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कौन जीता, तो खानवा का युद्ध जीता था बाबर। लेकिन एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से भाई, बाबरनामा के अनुसार खानवा का युद्ध कौन जीता, बताओ फटाफट से। बाबरनामा के अनुसार, नोट करके लिख लो, क्वेश्चन घर के लिए बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, फटाफट से नोट करके लिखो। खानवा का युद्ध कौन जीता, ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध किसने जीता, बाबर या राणा सांगा। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, बाबरनामा के अनुसार खानवा का युद्ध कौन जीता। बाबरनामा के अनुसार खानवा का युद्ध कौन जीता, फटाफट से इसका आंसर देंगे। बाबरनामा के अनुसार खानवा का युद्ध कौन जीता भाई। इसकी बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो बाबरनामा के अनुसार जो खानवा का युद्ध था भाई, तो इसके अनुसार कौन जीता था, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें। तो इसके अनुसार युद्ध कौन जीता, और बाबरनामा क्या थी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी भाई, ठीक है। तो अब देख लेना बाबर की बायोग्राफी के अनुसार खानवा का युद्ध कौन जीत रहा है, ठीक है। आप लोग मेरे को बता देना भाई।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कल मुलाकात करते हैं। अभी के लिए सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई भी डाउट है, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत हमसे है तो फटाफट से पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो कल बाबर को फिनिश कर देंगे और थोड़ा सा क्लास का टाइम भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और बताएं भाई आपको क्लास कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं क्या क्लासेज आप लोगों को? तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं भाई आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ज़कात कर मुसलमान पे करता है भाई। क्वेश्चन फिर बोलना, बाबरनामा के अनुसार खानवा का युद्ध कौन जीता? आंसर आप लोगों के लिए दिया है भाई, आप लोगों के लिए दिया है। फर्स्ट क्लास, चलो भाई सोनिया यादव, बहुत अच्छी लगी क्लास सर। टेलीग्राम चैनल कैरियर वे भाई, बहुत मजा आया है सर। नाइस सेशन सर आपका। ऐसी सर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कितना सर जल्दी जल्दी करवाया करो, ऐसे सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस पूरा करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, आप लोगों की नहीं है, वो टेंशन ना लो। हाँ, सारा मैं जो पढ़ाऊंगा उसके लिए कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। बाबरनामा के अनुसार खानवा के बाबर के सैनिक जीते जिनकी शादी हो गई। सर थोड़ा और पढ़ा लो ना, मेरी और क्लास है बेटा, आगे मैं क्या करूँ। बट बहुत मजा आया सर हिस्ट्री में, पहली बार बोरिंग लगती थी हिस्ट्री, आज बैच की फर्स्ट क्लास ली है। चलिए भाई, बहुत अच्छी लगी सर। सर थोड़ा और पढ़ा दो ना सर, थोड़ा और पढ़ा दो ना प्रदीप बेटा। थोड़ा सा टाइम हम कल परसों से टाइम और एक्सटेंड कर लेंगे, आप एंडी तरीके से पढ़ाओ हो जी। चलो भाई, क्लास मज़ेदार थी सर। सर थोड़ा और पढ़ा दो ना बेटा, मजबूरी है, क्या करूँ, मेरी क्लास है अभी, अगली 5 बजे क्लास है और 5:10 हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को फिर यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी ही अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सर, सब अच्छे से समझा रहा है, कभी याद नहीं हुआ था, आज सब याद हो जाएगा। पहली क्लास थी आज मेरी सर। अरबाज शहरावत सर, सिलेबस क्या रहेगा सीईटी के लिए, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारा बच्चा, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो सपने देखे हो आप सारी की सारी अचीवमेंट जल्दी से जल्दी पूरी कर ले, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। सबसे बढ़िया क्लास लगी सर जी, 4-5 क्लास हुई है बेटा, रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ी है, देख लेना। पहली बार हिस्ट्री में बोर नहीं हुए। चलिए भाई डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा करवाते हो आप। चलो भाई, अब नींद नहीं आएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारा बच्चा, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।